हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और अब हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति की उन शक्तियों को लेकर जो सैन्य प्रकृति के हैं, जिसे आप सैन्य शक्तियों के रूप में परिभाषित करते हैं। राष्ट्रपति के पास जो सैन्य अधिकार और शक्तियां हैं, हम समग्रता के साथ उनका विश्लेषण करेंगे। तो दरअसल में भारत का राष्ट्रपति कार्यपालन के संदर्भ में अनन्य प्रकार की शक्तियों से आबद्ध है। और जैसा कि इसके पहले भी हमने कई बार चर्चा किया कि भारत के राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालन संबंधी अधिकार और शक्तियां हैं वे संवैधानिक प्रकार की हैं। संविधान के अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति के पास भारत की समस्त कार्यपालिकीय अधिकार और शक्तियां होंगी। यानी यदि आप राष्ट्रपति के अधिकार शक्तियों का अवलोकन करते हैं तो ये तो तय है कि जितने भी कार्यपालिकीय अधिकार शक्तियां हैं वे सब के सब राष्ट्रपति को निवेशित की गई है। लेकिन आर्टिकल 74 का जब आप अध्ययन करते हैं तो इन शक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति स्वयं इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, बल्कि इसके लिए वह अपने अधीनस्थ अधिकारी पर निर्भर रहता है। इसका प्रयोग उसका अधीनस्थ अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी का सीधा सा आशय प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के संदर्भ में है। तो राष्ट्रपति के पास जितने भी कार्यपालिकीय अधिकार और शक्तियां, उसका प्रयोग वह नहीं करता, बल्कि उसका प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के माध्यम से किया जाता है। इसी श्रृंखला के क्रम में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उन शक्तियों को लेकर जो सैन्य अधिकार एवं शक्तियों के रूप में जाने जाते हैं। तो राष्ट्रपति के पास जो सैन्य अधिकार और शक्तियां हैं, अगर आप इनका अवलोकन करें तो इसे कम से कम 4 भागों में बांटा जा सकता है। राष्ट्रपति के पास कौन कौन से सैन्य अधिकार और शक्तियां हैं, इसमें इस संदर्भ में जो पहला अधिकार, जो पहली शक्ति है, वह है कि भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च समादेष्टा है। भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, सेनाधिपति होता है। तो यहां पर सैन्य बलों का जो सर्वोच्च समादेष्टा है उसी को हम सेनापति कहते हैं। तो एक बड़ी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है कि वो तीनों सेनाओं का प्रधान है, एक शक्ति यह है। दूसरी शक्ति इसके पास है, सशस्त्र बलों के प्रमुखों को वह नियुक्त करता है। अब यहां पर मुख्य रूप से 3 सेना के जो संदर्भ हैं, 3 सैन्य बल जो अपने यहाँ पर स्थापित हैं, जिसको आप सैन्य संगठन के रूप में जानते हैं। एयरफोर्स आपके पास है, थल सेना आपके पास है, जिसको वायुसेना, एयरफोर्स यानी वायुसेना, थल सेना और नौसेना। इन तीनों सेनाओं के प्रमुखों को, यानी चाहे थल सेना का अध्यक्ष हो, वायुसेना का अध्यक्ष हो, नौसेना का अध्यक्ष हो, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर समझिएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास सैन्य अधिकार एवं शक्तियां हैं और इसका प्रयोग करने के संदर्भ में आप देख रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुखों को नियुक्त करता है। और नियुक्ति संबंधी यह जो अधिकार राष्ट्रपति के पास है वह इसलिए है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। यानी राष्ट्रपति का जो रोल है सैन्य प्रशासन तंत्र के संदर्भ में अगर आप देखें तो राष्ट्रपति की जो स्थिति है वहां भी अत्यधिक विस्तार लिए हुए है। भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च समादेष्टा भारत का राष्ट्रपति होता है। तो सेनापति की भूमिका का निर्वहन राष्ट्रपति करता है। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी भी भारत का राष्ट्रपति है। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यदि भारत के ऊपर कोई बाह्य आक्रमण हो गया हो या भारत किसी दूसरे देश के विरुद्ध आक्रमण कर रहा हो, यानी युद्ध की नौबत बन गई हो,
युद्ध की घोषणा का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो जब भी कोई युद्ध भारत के साथ हो रहा हो, चाहे भारत ने आक्रमण किया हो या भारत के ऊपर आक्रमण हुआ हो, इन दोनों ही अवस्थाओं में युद्ध की घोषणा करने की आवश्यकता पड़ती है। युद्ध की घोषणा का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। हालांकि यहां पर थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि युद्ध की घोषणा का यह अधिकार संसदीय सहमति पर आधारित है। राष्ट्रपति घोषणा तो कर सकता है, लेकिन उसका अप्रूवल संसद से लेने की आवश्यकता होगी। संसदीय सहमति के अधीन है यह अधिकार, यानी राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा के अधिकार का पालन कर सकता है, लेकिन संसदीय सहमति इसके लिए अनिवार्य कर दी गई है। संसद की सहमति के आधार पर ही इस प्रकार के युद्ध की अभिघोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। अब युद्ध चल रहा है, युद्ध को समाप्त करना हो, संधि का आयोजन करना हो, शांति व्यवस्था की स्थापना करना हो, इसे घोषित करने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। तो भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? युद्ध और शांति की घोषणा करता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। और इसी प्रकार इसका एक बड़ा अधिकार है कि सैन्य न्यायालय ने यदि कोई सजा सुनाया हो, सजा किसने दिया? सैन्य, कोई अभियुक्त है। और भाई सैन्य न्यायालय तो अभियुक्त कौन होगा? वो सेना का ही कोई सदस्य रहा होगा, सेना का ही कोई जवान रहा होगा, सेना का ही कोई अधिकारी रहा होगा। यानी सशस्त्र बलों का कोई सदस्य जो कोई अपराध किया हो और उसको लेकर सैन्य न्यायालय ने कोई सजा सुना दी हो। भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान का अधिकार है। यानी सैन्य न्यायालय ने यदि कोई सजा की घोषणा की हो, कोई सजा सुनाई हो, सजा देने की बात की गई हो, सैन्य न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सजा पर माफी का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। वह इस प्रकार की सजा को माफ कर सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो अधिकार और शक्तियां सैन्य क्षेत्र में हैं वो बृहद हैं। और विशेष रूप से जो हमें इस मामले में समझना है कि राष्ट्रपति के अधिकार, सैन्य अधिकार और शक्तियों को हम 4 कैटेगरी में बांटकर, 4 भागों में बांटकर ही अध्ययन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको आप जो है रिवाइज कर लीजिए कि जो सैन्य अधिकार और शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास उपलब्ध हैं, उनमें पहली शक्ति उसके पास है, पहला अधिकार उसके पास है कि वह सैन्य बलों का, भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च समादेष्टा होता है, सेनापति होता है, सेनाधिपति होता है, वो सुप्रीम कमांडर होता है। इसके अलावा वह सैन्य बलों के प्रमुखों को नियुक्त करता है। और तीसरा अधिकार है कि युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जा सकती है। और जैसा कि हमने इसके पहले भी कहा, आर्टिकल 72 के तहत भारत का राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है। तो अभी आप लोगों ने राष्ट्रपति के पास जो सैन्य अधिकार और शक्तियां उपलब्ध हैं उनका विस्तार से अध्ययन किया। और इसी प्रकार जो है आप राष्ट्रपति के जो अन्य अधिकार और शक्तियां हैं उनका भी अवलोकन करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर संपन्न कर रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।